बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्लास 9 का पॉलिनॉमियल डिस्कस किया था, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th का पॉलिनॉमियल होगा। मतलब जो पॉलिनॉमियल हम पढ़ चुके हैं उससे आगे का पॉलिनॉमियल हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हमें क्लास 9 का पॉलिनॉमियल अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे वहाँ पे टर्म जो थी, मोनोमियल किसे बोलते हैं, बाइनोमियल किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए जो क्लास 9th में थी। तो और उसके एक चीज़ और थी, जैसे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने 9th क्लास में डिस्कस करी भी थी और ये हमें पता भी होनी चाहिए क्लास 10th का पॉलिनॉमियल जानने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास 10th का पॉलिनॉमियल। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, पॉलिनॉमियल है, लेकिन कहाँ का, क्लास 10th का पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल में क्या था, पॉलिनॉमियल क्या था, पॉलिनॉमियल वही था जिसके जब वो एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर होल है वो एक पॉलिनॉमियल कहलाता था। और उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था एज अ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और सो ऑन। ऐसे ही हमने डिग्री के बिहेव पे देखा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लीनियर पॉलिनॉमियल के बिहेव पे। और लीनियर पे क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक, ये सारे हमने डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनॉमियल को क्लासिफिकेशन किया था। तो वही चीज़ें हम लोगों को देखनी है यहाँ पे। देखो, जैसे हमने ये बताया था कि कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, ठीक, कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मतलब उसकी एक जनरल फॉर्म देखें तो ये होगी, एक लीनियर फॉर्म, लीनियर पॉलिनॉमियल की एक जनरल फॉर्म ये होगी ax + b। और हम कह देंगे a इज़ नॉट इक्वल टू 0। वजह क्या है, अगर a 0 हो गया तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ b, यानी कि एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो ये लीनियर के बजाय कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बन जाएगा। तो इसीलिए लीनियर पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म ये है एक्सप्रेशन की। अच्छा, अब लीनियर पॉलिनॉमियल के साथ अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो क्या हो जाती जनरल फॉर्म, जैसे ही ये लीनियर इक्वेशन हो जाती तो इक्वल टू का साइन आ जाता। अब इक्वल टू के तो उधर कुछ है नहीं तो हमने 0 लगा दिया, तो ये लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म हो गई और ये लीनियर पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म हो गई। और अभी हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल डिस्कस कर रहे हैं तो इक्वेशंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन जिसकी जनरल फॉर्म ये होगी लीनियर। ठीक, ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है हमारा, तो क्या होगी जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती तो इक्वल टू 0 आ जाता। और ये अभी हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, अगला चैप्टर है 10th में, और लीनियर इक्वेशन हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो इक्वल टू 0 के बाद वो इक्वेशंस बन जाएगी, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन रहेगी। वो हमने बताया भी था पॉलिनॉमियल में कि जहाँ पे दो एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू का साइन हो उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म होगी। ऐसे ही अगर क्यूबिक होगी तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म हो जाएगी ax³ + bx² + cx + d। हाँ, एक बात और याद रहे, यहाँ भी a इज़ नेवर इक्वल टू 0। वजह सुनो, अगर a 0 हो जाएगा तो ये होल टर्म 0 बचेगा, ये तो bx + c जो हो जाएगा उसमें तो फिर डिग्री 1 हो जाएगी हाईएस्ट, जब ये नहीं होगा तो ये तो लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगा। लेकिन हमें पता क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जो x² के साथ कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होगा। मतलब ये वाली टर्म तो होगी ही होगी, चाहे ये हो या ना। समझ में आ रहा है, क्यूबिक है तो क्यूबिक वाली होगी, यहाँ भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्योंकि पूरा गायब हो जाएगा। तो इसीलिए अगर क्यूबिक है तो x³ के साथ वाला कोफिशिएंट होना ही चाहिए, मतलब 0 ना हो। x² के साथ, अगर क्वाड्रेटिक है तो x² के साथ वाला कोफिशिएंट होना ही चाहिए, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। और लीनियर है तो x के साथ जो क्वाड्रेटिक है, x के साथ जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो कांस्टेंट भी हमारा 0 नहीं हो, क्योंकि x की पावर 0। तो कांस्टेंट क्या होता था, जिसकी डिग्री होल हो, जिसकी डिग्री 0, वही तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाता था हमारा 9th क्लास में। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या कहलाता है, जिसकी डिग्री 0 हो।
यानी हाईएस्ट पावर ही 0 तो सिर्फ खाली नंबर होगा कोई, मान लो b नंबर है तो उसके साथ x की पावर 0, अगर ये b 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा। तो इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए भी जरूरत क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए जरूरत ये है कि a इज नेवर इक्वल टू 0। इसीलिए हमने फिर 0 क्या होगा, हर किसी में से 0 को हटा दिया तो फिर 0 है क्या चीज़, 0 सब में से निकाल दिया मैंने। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे 0 को एक नया नाम दिया था, जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आया, जीरो पॉलिनोमियल क्यों नाम दिया था 9th में, जीरो पॉलिनोमियल इसलिए नाम दिया था क्योंकि अगर कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट नंबर अगर 0 हो जाएगा तो द होल टर्म इज 0, तो इसका मतलब जो पावर थी वो भी गायब हो जाएगी। लेकिन कांस्टेंट की डेफिनेशन कहती है जिसके डिग्री 0 हो, यानी हाईएस्ट पावर 0 हो, और ये 0 होते ही वो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ भी कह दिया a इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर 0 है क्या, सब में से 0 को निकाल दिया, इसीलिए हमने 0 को एक नया नाम दे दिया जीरो पॉलिनोमियल, यानी 0 को हम जीरो पॉलिनोमियल जानते हैं। समझ में आई बात? ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है, अब हमारे जो सिलेबस में है देखो जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल की, अब हम बात करेंगे इससे आगे कि जनरल फॉर्म हमने देख ली। अब हम इसमें थोड़ा और जानेंगे एक्स्ट्रा में। तो एक्स्ट्रा में बोले तो कि क्लास 10 का जो सिलेबस है उसी को हम जानेंगे। तो ये बात समझ में आई कौन सा किसका कौन सी किसकी जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म के लिए शर्त क्या है, मतलब जो अगर डिग्री जो जिस डिग्री से उसकी पहचान हो रही है उसके साथ वाला नंबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और 0 जो है उससे अलग से हमने नाम दिया है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो इसे एक बार देखो फटाफट। हाँ, तो एक बात और बता दें कि जो अभी हमने जनरल इक्वेशन देखी थी तो उसमें जितने भी नंबर थे, मतलब जैसे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये एक नंबर एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर एक ये ax³ + bx² + cx + g, ये किसकी हो गई, क्यूबिक की हो गई। अच्छा, ऐसी ये ax + b, ये किसकी हो गई, ये लीनियर की हो गई। तो इसमें जितने भी नंबर हैं, मतलब a b c कांस्टेंट जितने भी है वो सब रियल नंबर होने चाहिए। ये भी एक बात है, रियल नंबर आपको पता ही है, यानी इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए। तो ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, और जो इनका लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो सबसे क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट, जिसकी सबसे बड़ी डिग्री के साथ वाला, सबसे बड़ी डिग्री के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब हाईएस्ट पावर के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। कभी भी हमारा लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। अब यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट को हम ए से डिनोट करते हैं, ए इज नेवर बी इक्वल टू 0। तो कोई भी हमारा लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट को कौन होता है, हाईएस्ट पावर के साथ वाला कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है, और मतलब वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखो मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट कौन होगा, उसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर के साथ वाला नंबर, यानी a इस वक्त। तो इस a कभी 0 नहीं होगा अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, यही तो बचेगा bx + c, और जब bx + c बचेगा तो लीनियर बन गया, क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। तो इसीलिए जो सबसे हाईएस्ट पावर के साथ वाला कोफिशिएंट है किसी पॉलिनोमियल में, तो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई ये क्यूबिक देके ये पूछ ले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक दे दे और ये कहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ यहाँ पे आपका a 0 हो सकता है, क्योंकि वो कौन से इक्वेशन की बात कर रहा है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट यानी क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। तो उस कंडीशन में b कभी 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो सकता है। a 0 हो गया तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी, वरना ये क्यूबिक ही कहलाएगी। समझ में आ रहा है, यानी कि जो पॉलिनोमियल या जो इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक की जो हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर है, मतलब डिग्री जो है उसके साथ वाला कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब क्यूबिक दे दिया, आपको लिख दिया, और क्या आपसे पूछा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, आप कहेंगे हो सकती है। क्यों, अगर मैं a 0 कर दूं तो ये तो गायब होके सिर्फ इतना बचेगा,
अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट यानी डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2, तो उसके साथ वाला कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये क्यूबिक ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि फिर हाईएस्ट पावर इसकी 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन का इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। 9th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, 9th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी पढ़ा है, तो वहां से हम इसका ग्राफिकल्स देखेंगे पॉलिनोमियल के अंदर भी। लेकिन अब इसका ग्राफ जीरो से होगा। देखो कैसे, अगर मान लो कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ax प्लस बी उसकी जनरल फॉर्म होगी, a एंड b क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो ax प्लस बी अगर कोई नंबर लिखा है मैंने, तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर हमने चैप्टर में जब लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करा था तो वहां एक बात बताई दी थी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इट इज अ क्या होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है ही इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब लीनियर कोई भी चीज हो, चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे इक्वेशन हो, उसका ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन की है। अब कैसे निकालेंगे इसके एक्स, भाई ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कॉमा वाई। तो मैं इसे मान लूंगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मान लीजिए मैंने मान लिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं, a हमारा 2 है, b हमारा 3 है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। भाई y इज इक्वल टू क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक x और एक y। ठीक, अब एक x और एक y चाहिए, तो फिर भैया x और y मुझे 2 कोऑर्डिनेट चाहिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए मैंने x y। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा वेरिएबल कि x की फॉर्म में नहीं है, मान लो ये लिखा होता AP प्लस b, इसमें p तुम्हारा वेरिएबल है, तो जरूरी नहीं है कि वहां x ही हो, p हो। अब तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम उसे x मानोगे रिप्रेजेंट के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए p को तुम x की तरह लोगे, और जो इसे इक्वल टू तुमने मान लो q रख लिया, तो तुम इसे y की तरह लोगे, x कॉमा y। हम जनरली x y इसलिए ले लेते हैं क्योंकि x y हमारे कोऑर्डिनेट भी होते हैं। अगर वेरिएबल अलग है तो घबराने की बात नहीं है, हम उसे अपने हिसाब से मान लेंगे। अगर ये लिखा है AP प्लस बी, तो हम मान सकते हैं कि AP की जगह हम P की जगह x ले लें, क्योंकि जनरल फॉर्म में x होता है, जनरल फॉर्म में वेरिएबल इसीलिए x लिया जाता है, जैसे ग्राफ पे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो कोई अगर लिखा है पॉलिनोमियल, तो ये तो चेंज नहीं होंगे नंबर, p को हम x लिख सकते हैं, या p को हम x मान लें दिमाग में मान लो x p को। अगर तुमने इसे y मान लिया है तो इसे x मान लो, किसी एक को अपने हिसाब से मान लो, लेकिन उसके बाद एंड तक उसे वही मानना है। अगर मैंने p को x मान लूंगा तो q को मैंने y मान लिया, तो अब एंड तक बीच में चेंज नहीं करना है कि अब उसे x मान लूं उसे y ना, जिसे एक बार मान लिया एंड तक सॉल्यूशन तक हम उसे वही मानते चले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, हमारा ax प्लस बी है, y के इक्वल रख लिया, ठीक है। अब मैंने अगर x की वैल्यू 1 लगाई तो y 5 हो गया, x की वैल्यू 0 लगाई तो y 3 हो गया, ठीक। अब x की वैल्यू मैंने 2 लगा दी तो y हमारा 7 हो गया, इतने बहुत है। जब हम इसे ग्राफ पे बनाएंगे, तो जब हम इसे ग्राफ पे लेंगे, मतलब क्या हुआ, हमने एक इसे इक्वेशंस की फॉर्म में बना लिया, एक लीनियर पॉलिनोमियल था, उसे जब हमने इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद हमने इसके पॉइंट निकाल लिए। क्या निकाल लिए, पॉइंट निकाल लिए कि y की वैल्यू अगर मैं 1, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरा आंसर 5 आएगा, ठीक। x की वैल्यू 0 रखा तो 3 आएगा, x की वैल्यू 2 रखा तो मेरा y 7 आएगा। अब मैं इसे डिनोट करूंगा, देखो x पे 1, y पे 5, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा मुझे, x पे 0, y पे 3, मान लो मुझे यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, x पे 2, y पे 7, यानी कि अब इससे भी ऊपर यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। तो व्हेन यू जॉइन द पॉइंट यू कैन गिव द स्ट्रेट लाइन, तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अच्छा, तो ये हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन का। अब लीनियर इक्वेशन कहें, लीनियर पॉलिनोमियल कहें। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो मैंने y कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकाल लिया। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
तो एक बात बता दें, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ तो हमने लीनियर इक्वेशन में भी डिस्कस की थी, अब लीनियर पॉलिनोमियल में भी एक बार डिस्कस कर लिया। तो बस याद ये रहे कि किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉलिनोमियल को पहले इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पे। ठीक, अब हम किस पे बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। ओके, तो वो वाली बात तो पहले लीनियर क्लियर है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी? जनरल फॉर्म ax प्लस b जनरल फॉर्म होगी, इसमें a इज नेवर इक्वल टू 0 और a एंड b क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ये वाली बात हर जगह है कि ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए, मतलब जितने भी कोफिशिएंट है वेरिएबल के वो सब रियल नंबर होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस थी जो हम लोगों ने क्लियर कर ली है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इस वक्त पॉलिनोमियल चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया चैप्टर बना दिया है 10th में, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बाद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी एक मिनट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक चीज और रह गई लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो ये है ax प्लस b था, अब इसका ग्राफ मैंने क्या माना था इक्वेशन? मैंने ये मानी थी 2x प्लस 3, ये इक्वेशन मानी थी। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने इक्वल टू से y के रखा था, मैंने ग्राफ पुटअप करके वैल्यू निकाल ली। तो एक बात बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके जीरो कितने होंगे? एक जीरो होगा, डिग्री n है यानी 1 है तो जीरो भी 1 होंगे। अब इसका जीरो का मतलब क्या होगा? इसके जीरो का मतलब क्या हुआ? मुझे बताओ कि इसके जीरो का मतलब हुआ इक्वल टू 0। यही तो मतलब हुआ कि हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन कब 0 के बराबर है, x की कौन सी वैल्यू हो जाए कि 0 के बराबर आ जाए। हाँ, ग्राफ बनाने के लिए हमने y ले लिया था, y कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया था। ठीक है, वो वाली बात की बात है। लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर जीरो कितने होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही जीरो होगा। अब वो जीरो होगा कौन सा? तो मैं इक्वल टू 0 रख दिया, यानी कि देखो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 आया ना, तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो x क्या हो जाएगा मेरा? x इज इक्वल टू -2/3, मतलब x की वैल्यू -2/3 होगी, तो ये 0 होगा। मतलब x की वैल्यू -2/3, इसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। मतलब जब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी -2/3। तो ये -1 और -2 के बीच में पॉइंट आएगा। अभी हमारा ग्राफ यूं आ रहा था, चलो मान लो ऐसे ही आ रहा है, चलो इधर आ गया, -1 और -2 के बीच में ये ग्राफ हमारा आएगा कि ये पॉइंट जो हमें मिलेगा -2/3, 0। मतलब ये जो है x एक्सिस पे कट करा, इसने हमारा कहाँ कट करा? x एक्सिस पे कट करा। तो याद करो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, वहां पे ये चीज शायद डिस्कस की थी कि अगर कोई x एक्सिस पे कट कर रहा है तो वहां पे y 0 होगा। तो x हमारा आ रहा है तो y 0 आ रहा है, तो x एक्सिस पे यानी -2/3 पे कट कर रहा है, तो -2/3 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस कंडीशन में भाई साहब सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही इसका 0 होगा, यानी इस इक्वेशन का एक ही 0 होगा, यानी एक ही वेरिएबल, एक ही नंबर हो सकता है वेरिएबल पे जो इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख दे। वो कौन है? -2/3। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। बताओ कहां से कट कर जाएगा दोबारा से x एक्सिस पे? ग्राफ तो इसका स्ट्रेट लाइन चलता चला जाएगा। ठीक, लेकिन बात ये याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए हमने उसे इक्वेशंस की फॉर्म में रखा, और इक्वेशन की फॉर्म में रखने के बाद जब हमने y की जगह 0 रखा तो हमें मिला 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ग्राफ से देखेंगे तब भी हमें एक ही 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल मिला। एक किसका? एक क्वाड्रेटिक, एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 मिला। उम्मीद है मेरी बात क्लियर हो गई होगी लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, चलो ये हमने लीनियर इक्वेशन में अच्छे से डिस्कस करा ही था 9th क्लास में। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ax² + bx + c इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म हो जाएगी। और अभी ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें क्या होगा? अब a
इज नेवर इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर रियल नंबर। तो यहाँ पे a और b और c क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। क्या होंगे भाई, रियल नंबर होंगे। कौन, a, b, c हमारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो मान लो इसका एक एग्जांपल ले लें। अब इसके भी ग्राफ की बात कर लेते हैं, जनरल फॉर्म ये है। अब इसमें भी ग्राफ की थोड़ी सी बात कर लें हम लोग तो मजा आ जाए। लेकिन उससे पहले, ग्राफ से पहले एक चीज और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कि अगर जैसे ये लिखा है, ये एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब भाई मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 रख लो। ठीक है, तो जब मैंने इसके जीरोस निकाले, क्या जीरो होंगे, कैसे निकालेंगे जीरो, इसे ऐसे ब्रेक करो कि प्लस मल्टीप्लाई करके 4x हो और आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ये आ रहा हो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 लिख दिया भाई, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3x माइनस 4x इंटू एक्स माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, बात सेम है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x माइनस 4, इसमें से क्या लिया हमने, 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। तो एक मुझे नंबर मिला x प्लस 1 और एक मिला मुझे x माइनस 4, जो कॉमन वाला है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करा है, जो 9th में सीखा है। ठीक है, अब x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी, x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। मतलब कि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो इसके दो जीरोस होंगे, दो ऐसी वैल्यू होंगी जिससे ये 0 के बराबर आ जाएगा। वो कौन कौन सी है, एक -1 एक -4। तो ये तो हम एक -1 और एक 4, ये तो हमारा आ गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जो हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात है इसमें कि x की वैल्यू -1 या x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 या x की वैल्यू 4 जब हम इस इक्वेशंस में लगाएंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। ये हमने निकाला है कैसे, कैसे निकाल लिया, एज अ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके इसके दो जीरोस निकाल लिए। जो तरीका है जीरोस निकालने का, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लीनियर में बदला, फिर लीनियर को इक्वल टू 0 रख के, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसी के बराबर आना है। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इसी के बराबर आना है। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 जब हम करेंगे तो यही आना है, क्योंकि हमने इसे ही तो फैक्टराइज करा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो मैंने बताया था अगर फैक्टराइज करेंगे तो इन दोनों का मतलब ये हुआ कहने का कि ये 8 लिखा है तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया 4 इंटू 2। 8 लिखा है, मैंने इसे लिख दिया 4 इंटू 2, लिख सकता हूँ। एक 4 मान लो, एक 2 मान लो। अच्छा, जो नंबर 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वो नंबर 8 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, जो नंबर 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वो 8 को भी कर देगा। नहीं आई बात समझ में, तो एक बढ़िया सा एग्जांपल और ले लो। 16 ले लिया मैंने लिखा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 8, मतलब जो नंबर 2 को डिवाइड कर सके, यानी 2 इसे भी डिवाइड कर देगा। जो नंबर 8 को डिवाइड कर दे, 2, 4, 8 खुद, तो ये तीनों नंबर भी 16 को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह मैंने x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू -1, यानी इसमें जो ये x की वैल्यू रखने पे अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो है तो इसी का पार्ट, तो इसमें भी वो वैल्यू रखूंगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ये अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 रख के जो मुझे x की वैल्यू मिल रही है, यानी इस इक्वेशन में मैं वो वैल्यू रखूंगा यानी 4, तो ये 0 हो जाएगा। तो वही वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सेम एज दिस कंडीशन कि 2 इंटू 8, 2 जिससे डिवाइड हो रहा है 16 भी उससे डिवाइड हो जाएगा, 8 जिससे डिवाइड हो रहा है 16 भी उससे डिवाइड हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब ये बताने का मकसद क्या है, तो दो मेरे पास 0 आए, -1 और 4। कौन कौन से 0 आए, एक -1 आया, एक 4 आया। ठीक है, अब एक बात, 2 0 आ गए, -1 और 4 आ गए। अब देखिए एक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बड़ा एकदम से कुछ कर रहे थे तो कुछ और मिल गया उन्हें, तो बड़ी मेहनत के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचे, बड़ी मेहनत के बाद, कि जो इसके दो जीरोस आएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो जीरोस आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह रहे हैं सॉरी, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो आए, यानी कि
भाई पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 रख दिया, तो इक्वेशंस बनाइए। क्यों ये इक्वेशंस क्यों बना दी? सॉल्व करने के लिए, जीरोस निकालने के लिए। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसके जीरो निकालने हैं तो हमें यही तो पता करना है इसमें किसकी वैल्यू से जीरो आ जाएगा, तभी हमने इक्वल टू 0 रखा है। समझ में आ रहा है? तो अब इस पॉलिनोमियल में दो ऐसी वैल्यू आई, एक मान लो अल्फा, एक मान लो बीटा, कि इन ये रखने से ये जीरो हो रहा है, ये रखने से ये पूरा जीरो हो जाएगा, अल्फा या बीटा। तो एक ये मैथमेटिकल ने एक रिजल्ट निकाला कि जब हम इन दोनों के जीरोस का सम करेंगे तो वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए, ये होगा। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। नहीं आई बात समझ? अब देखो कैसे होगा। अल्फा प्लस बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस नंबर, ये तो -3 है ही, लेकिन माइनस बी तो माइनस माइनस 3 मतलब 3, ए कितना है 1, तो 3/1 आना चाहिए इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा। कर लो, -1 अल्फा प्लस बीटा 4, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो 3/1 आ गया। ऐसी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, c अपॉन ए, c कितना है -4, a कितना है 1, तो देखो अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4 यानी कि -4/1 लगा सकते हैं नीचे। तो ये वाला एक कंक्लूजन निकला, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये वाली बात क्लियर हो गई। हम ग्राफ से पहले इस बात को बता देना चाहते हैं। अच्छा ये अगर देखो, एक तो ये कंडीशन थी, हमें इक्वेशन से हमने जीरोस निकाल लिए। अगर हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं करना, मान लीजिए हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जीरोस नहीं निकालेंगे, ये वाली बात समझ आई ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए कैसे। अब देखो इसका यूज बताता हूँ। अगर मुझे इस इक्वेशंस के रूट ये निकालने हैं जीरोस, किन से ये जीरो आ जाएगा, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करें या फिर क्या करें कि हमें मालूम है कि इन दोनों के जीरोस का, ये थोड़ा लेंथी मेथड है लेकिन बताना चाह रहा हूं मैं, कि -b अपॉन ए रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए रखेंगे। अब इसमें -b अपॉन ए रख दो अल्फा प्लस बीटा, ऐसी अल्फा इंटू बीटा में c अपॉन ए लिख दो। उसके बाद इनमें से किसी से भी अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल दो, यानी -3/1 माइनस बीटा, उसे यहाँ पुट कर दो। तो ये लेंथी मेथड है, तो लेंथी मेथड है लेकिन पता हो तो बेहतर है, इसलिए बता रहा हूँ। इससे करने की जरूरत नहीं है, हम स्प्लिटिंग से ही करें तो बेहतर है। जैसे मैंने यहाँ से लिखा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b अपॉन ए, 3/1 3/1। अब इसमें मैं क्या करूँ, अल्फा की वैल्यू निकाली मैंने 3/1 माइनस बीटा। अब इसे मैंने यहाँ पुट कर दिया अल्फा की जगह, यानी 3/1 माइनस बीटा और बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए यानी कि -4। तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बीटा का स्क्वायर -3 बीटा -4, फिर से क्वाड्रेटिक बनी है। इससे बढ़िया इसी क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लें। तो ये मैंने तरीका बता दिया, ऐसे भी हो सकता है लेकिन ये लेंथी मेथड है। क्यों, आप देखो यहाँ से क्या करोगे, आप बीटा का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, बीटा स्क्वायर, फिर बीटा का इसमें करोगे तो -3 बीटा और फिर ये 4, तो बीटा स्क्वायर -3 बीटा और फिर इधर आके 4 इज इक्वल टू 0, फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। एक्स स्क्वायर ये एक्स में वो बीटा में बन जाएगी, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉन्ग मेथड। तो फिर इसकी जरूरत कहाँ है, अल्फा बीटा की जरूरत कहाँ है? देखो अल्फा बीटा की जरूरत यहाँ है। अगर आपसे ये पूछ ले कोई कि आपको 2 जीरो दे दे, यही दे दे -1 और 4, ये क्या है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये 2 जीरोज हैं, यानी ये 2 ऐसी वैल्यू हैं जिनसे वो 0 के बराबर हो जा रहा है। किसी इक्वेशंस कह रहा हूँ सॉरी, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, मतलब वो वैल्यू हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर ला देंगी, ये 2 वैल्यू हैं। अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कौन सा, अभी तो मुझे मालूम है ये, अगर नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे। इन दोनों का सम करेंगे, क्या आएगा -1 + 4 इज इक्वल टू c अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए मिलेगा मुझे, यानी कि 3 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। ठीक, 3/1 लिख सकते हैं। तो a मुझे 1 मिल गया, -b 3 मिला है,
माइनस बी इज इक्वल टू 3 मिला है, तो b क्या मिल जाएगा, b मुझे मिल जाएगा -3। चलो भाई b मुझे -3 मिल गया। अब देखो दूसरी बात, इन दोनों का मल्टीप्लाई c अपॉन a के बराबर होगा, तो c अपॉन a, तो यानी कि -4 इज इक्वल टू c अपॉन a। नीचे तो 1 है ही, a हमारा 1 आ गया, c -4 आ गया, a हमारा 1 है, a हमारा 1 है, मतलब 1x², b हमारा 3 है, b हमारा -3 है, तो -3x क्योंकि ax² प्लस bx माइनस c प्लस c कितना है -4, तो c हमारा -4, c की जगह c की वैल्यू, a की जगह b की जगह b की वैल्यू और a की जगह a की वैल्यू। अब क्वाड्रेटिक है तो a के साथ ax² फिर bx प्लस c, ये हमारी जनरल फॉर्म थी। ठीक, तो हमने बना दी इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से। तो यह यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक, ये वाली बात समझ में आई कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक, ये तो 2 जीरोस की बात थी। अब देखो एक बात बताते हैं हम क्वाड्रेटिक के, अब इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ की हम बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखो अब हमें ऐसे का ग्राफ चाहिए, तो अभी हमें जीरोस चाहिए थे तो इक्वल टू 0 रख लिया था। अब ग्राफ के लिए y को कोई भी चाहिए, मतलब x और y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं इक्वल टू y रख लूंगा। जीरोस चाहिए थे, यानी किस वैल्यू से 0 के बराबर आ जाए, तो मैंने 0 रख लिया था। रखा था नहीं रखा था 0 इस पॉलिनोमियल में। अब इस पॉलिनोमियल का मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैंने मान लिया ग्राफ के लिए भैया 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमारा क्या था, इक्वेशंस वही मान लेते हैं, x² -3x और +4, ये था x² -3x +4। ये हमारी क्या थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x² -3x और सॉरी -4, ये -4। ठीक, अब हमने इस इक्वेशंस को क्या करा, इक्वल टू y रख दिया ग्राफ बनाने के। मैंने क्या कहता, ग्राफ के लिए हम किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशंस बना देते हैं, वरना वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस कब बन जाएगा, जब उसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक, और वो पॉलिनोमियल अगर हमें, जाहिर सी बात है, अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोस भी निकालने हो तो किस वैल्यू से ये 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब इक्वेशन बना के ही काम होगा। पॉलिनोमियल सिर्फ इतना होगा बगैर इक्वल टू के, एक एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, मान लो x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो क्या होगा, x की वैल्यू आप मान लो कि मैंने रखी 2, x की वैल्यू मैंने 2 रख दी। ग्राफ बनाना है तो x y चाहिए, तो x और y, तो x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो 2 to the 4 -6 -4, 4 से 4 कट गया तो y कितना आया, y इज इक्वल टू -6। ठीक, x की वैल्यू अगर मैंने -2 रखी, अगर x की वैल्यू में -2 रख दूं, अब क्या हो जाएगा, एक बार 2 रखी, एक बार -2 रख लेता हूँ, अब क्या होगा भाई बताओ, -2 का स्क्वायर 4, -3 इंटू -2 प्लस का 6 -4, अब 4 से 4 गायब हो जाएगा, 6 बचेगा। ठीक, समझ में आया। अब अच्छा, अब x की वैल्यू मैं 1 रखूं, तो ये तो 1 -3 -4, तो -3 -4 माइनस के 7, -3 और -4 माइनस के 7, -7 + 1 माइनस का 6, यानी x की 1 रखी तो ये आया हमारा -6। x की वैल्यू रखते ही हमारा आंसर क्या आया, -6 आया। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं, तो -1 का तो 1, -3 इंटू 1 -1 प्लस 1 प्लस 3 और -4, 3 + 1 4, 4 - 4 0, यानी x की वैल्यू -1 रखते ही मेरा y क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, y हमारा 0 हो गया। अब एक और देखो, -2 1 -1 हो गया, एक और 0। अगर x की वैल्यू में 0 रख लूँ, काम है इक्वेशन ये है। अब x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो y की मुझे क्या मिलेगी, अगर x की मैंने 0 रख दी तो y पे मुझे क्या मिलेगा, y पे मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो 0 रखो, 0 -0 -4, तो 0 रखी तो मुझे x क्या मिला, x मुझे मिला -4, तो 5 मुझे टर्म आ गई। तो एक बात बता दें हम, ये तो हमारी टर्म आ गई ग्राफ के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनते चलो, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना था, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, मतलब बोला बनेगा, ऐसे या वैसे, ये कैसे कैसे ऐसे में किसी में बन जाएगा पैराबोला। इसे 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 क्या बोलते हैं,
पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। ठीक है, चलो देखो, अब देखो, अब हमें ग्राफ देखने हैं। अब ग्राफ कैसे देखेंगे? ग्राफ हम ये देखेंगे। अब देखो -2 -6 कहाँ मिलेगा? 2 -6 हमको कहाँ मिलेगा? फटाफट x पे 2 y पे -6, x पे 2 y पे -6, तो ये 2 -6 x पे मुझे मिला 2 -6 मिल गया, ये मान लो ये पॉइंट मिला। ठीक, अब x पे मुझे क्या मिला? -2, x पे मुझे मिला -2, y पे मुझे मिला 6, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट मिला जनरली। अब x पे मुझे मिले 1, x पे मुझे मिले 1, y पे मिले -6, तो मान लो कि 1 -6, तो ये तो 2 -6 था, थोड़ा आगे था। अब x -6 मुझे मान लो यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया, एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा, एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा। तो देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये अगर 2 -6 है और ये 1 -6 यहाँ मिलेगा, ये 2 -6, ये 1 -6, बात वही है, x 1 -6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिनोशन करना है। फिर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y 0, तो ये तो पॉइंट हमें यही मिलेगा। ऐसी x अगर 0 रख देंगे तो y मुझे कहाँ लेना है? y मुझे -4 लेना है, तो यहाँ मुझे पॉइंट मिलेगा। तो अब देखो ये कंफ्यूजन टाइप हो गया ना, अब इसे कंफ्यूजन टाइप को ना अच्छे से लिख लो। पॉइंट डिनोशन हम अच्छे से कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हमें कितना चाहिए? y पे 6 चाहिए, x पे 2 तक चाहिए। मान लो मैंने देखो 0 -1 -2 1 और 2। ठीक है, अब देखो y एक्सिस पे हम करेंगे 6 तक, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप डिनोशन करो, x2 y -6, x2 y -6, 1 2 3 4 5 6, x2, तो x2 ये है, यहाँ पॉइंट मिलेगा, लगा दिया। x -2 y 6, x -2 ये y6 यही मिलेगा, y6 और ये ऊपर मिलेगा, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। x1 y -6, x1 y -6, तो 1 -6 मुझे यहाँ मिलेगा पॉइंट। ठीक है, अब x मुझे -1 मिला, x मुझे -1 मिला, तो x -1 y हमारा 0, तो x की वैल्यू जैसे -1 रखेंगे तो y 0, एक पॉइंट मुझे यही मिल गया। ठीक, अब x0 y -4, x0 y -4 यानी 1 2 3 4, ये पॉइंट मिलेगा। अब एक बात बताई है मैंने कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा? इसका ग्राफ हमारा बनेगा पैराबोला। तो पैराबोला, तो देखो ग्राफ पॉइंट जोड़ते जाएंगे, हम पॉइंट जोड़ते जाएंगे, पॉइंट जोड़ते जाएंगे, पॉइंट जोड़ते जाएंगे, पॉइंट जोड़ते जाएंगे, देखो पॉइंट जोड़ रहे हैं। ये एक मिनट, ये यूं इस तरीके से उधर चला जाएगा। अभी हमारे पास इतनी वैल्यू थी, इतनी इनफ है, तो एक ग्राफ की देखो ये वैल्यू यूं जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से यूं इधर से होता हुआ ये ग्राफ हमारा यूं, ये यहाँ पे यूं होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ हमारा हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर? ओके, अच्छा, अब हमने ये ग्राफ बनाया, अब ये पूरा कंप्लीटली नहीं आया। कंप्लीटली कब आता है? जब हमारे पास और वैल्यू होती तो हम ये इस तरीके से यहाँ से ये उधर ले जाते, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? पैराबोला में जुड़ेगा। ये पॉइंट है। तो ये क्या था? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस थे, जीरोस नहीं कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा कैसा आता है? पैराबोला आता है। ये वाली बात हमें याद रखनी है। ठीक, अच्छा, एक वाली बात, अब ये जो ग्राफ बनना था हमारा यूं बनना था, और ऐसा भी बन सकता है कभी। तो यू कब बनेगा और यू कब बनेगा? तो वो बात सुन लो। माउथ अगर ऊपर ओपन होगा, अगर माउथ हमारा ऊपर ओपन होगा तो इसका मतलब ए हमारा 0 से बड़ा होगा, और माउथ हमारा नीचे ओपन है, इसका मतलब ए हमारा 0 से छोटा होगा। समझ में आया? माउथ ये इस तरीके से जा रहा है ना, ये ग्राफ यूं जाएगा। ठीक, पॉइंट और होंगे और चला जाएगा। ठीक, अब एक बात यहाँ पे बताने की ये है
कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोस होने चाहिए। तो देखो एक तो -1 रखने से ये 0 हो गया भाई, ठीक, एक और वैल्यू होगी जिससे ये 0 हो जाएगा, वो कौन सी वैल्यू होगी अभी देखते हैं, अभी चेक करते हैं, ठीक है। देखो अभी चेक करते हैं, इन वैल्यू को हम याद रखें, अभी बढ़िया से इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, हाफ में नहीं बात बनेगी, पूरा डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पॉइंट क्या थे, अभी हमारे पॉइंट क्या क्या मिले हमें वो यहाँ लिख ले रहे हैं। 2, -6 मिला और हमारा -2, 6 मिला और हमें 1, -6 मिला और हमें -1, 0 मिला और 0, -4 मिला, ठीक है, ये हमें मिल गए 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या ली थी हमने, x² - 3x - 4, हमने ये ले लिया। अब ऐसा और होगा कि हमारी x की वैल्यू एक और कंडीशन होगी जहां पे 0 आ जाएगी। देखो क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए इक्वल टू y रखा, हमने इतनी वैल्यू तो निकालनी x, y, x, y, x, y, x, y। अगर हम थोड़ी और निकालेंगे तो हमें एक और मिल सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू 4 रखो x की वैल्यू 4 रखी तो क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 - 12 - 4 = y, तो -12 - 16, तो 16 - 16 0, यानी 0 = y। अब यानी कि हमें क्या पता लगा, x की वैल्यू 4 रखेंगे तब भी ये क्या हो रहा है, x की वैल्यू 4 रखते ही हमारा तब भी 0 आ रहा है भाई, तो दो नंबर होंगे। अब एक बात बता दें, दो से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते, दो से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकते जिसपे y की वैल्यू 0 आ जाए, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे अगर मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करूंगा तब भी मुझे दो ही नंबर मिलेंगे, एक -1 और एक 4, जिनसे ये 0 आ जाएगा। चलो चेक कर लो एक बार, इसे ऐसे ब्रेक करो, -4x - x -4, x कॉमन लोगे तो x - 4, इसमें से 1 कॉमन लोगे, -1 कॉमन लोगे तो अंदर x + हो जाएगा, 1 लो, खाली 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -x और 4 बनाने के लिए -4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक मिनट, -4x, सॉरी ये गलती हो गई, -4x + 3x, अभी तो 3x होगा, माइनस प्लस माइनस हो गए और मल्टीप्लाई करके -4। अब देखो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4, अब इसमें से अगर 1 कॉमन ले लिया अंतर x - 4, एक x - 4, एक x + 1, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखेंगे 4 मिलेगा, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो -1 रखेगा। बात वही है, हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख रहे थे, तो हमें बहुत इक्वल टू 0 अगर रखेंगे पूरी इक्वेशंस को तब भी हमें -1, 0 और 4, 0 मिलेंगे। इक्वल टू y रख रहे थे और y की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो दो कंडीशंस होंगी, देखो क्वाड्रेटिक है तो दो ऐसे नंबर होंगे जिनसे ये पूरा 0 हो जाए, तो दो इसे लीनियर बनाया, फिर इक्वल टू 0 रख दिया तो 4 और -1 आ गया। लीनियर से अगर ये इसका 0 है तो इसका भी 0 होगा, अभी डिस्कस करा है पीछे, तो 4 और -1, तो है 4 और -1, ठीक है। अब अगर हम इसे ग्राफ पे लेते, अब ग्राफ आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा, इतनी जगह ज्यादा हो गई अब हमारे पास, अब देखो जगह ज्यादा हो गई, तो अब देखो कैसे अब देखिए भाई साहब, मुझे y पे -6 तक लेना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, y पे मुझे x पे 4 तक लेना है, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए भाई साहब अच्छे से, x पे 2 1 2, y पे -6, y पे -6, ये पॉइंट मिलेगा, ओके मिल गया। x पे -2 y पे 6, x पे -2 y पे 6, y पे 6, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। x पे 1 y पे -6, x पे 1 y पे -6, एक पॉइंट मुझे ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो x पे -1 y पे 0, x पे -1 y पे 0, एक मुझे पॉइंट यही मिल गया। x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, 1 2 3 4, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। देखो पॉइंट याद रखना, 1 2 3 4 5 मिल गए, 1 2 3 4 5, 0 और -4 मिल गए। अब x पे 4 y पे 0, मतलब एक पॉइंट मुझे यही मिलेगा, एक पॉइंट मुझे यही मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया।
अब व्हेन वी ज्वाइन, तो देखो क्वाड्रेटिक है तो मुझे कैसे जोड़ना है, पैराबोला टाइप में जोड़ना है। ये इस तरीके से इधर चले जाएगा ग्राफ। ठीक, समझ में आया? देखो ये इस तरीके का ग्राफ हो गया, ये पैराबोला। अब ए यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस थी किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें ए 1 से बड़ा है, तो ए जब 1 से 0 सॉरी ए 0 से बड़ा है तो माउथ हमारा ऊपर की तरफ खुला है। तो दिस इज द, अब देखो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा कोई नंबर, एक बात और सुनना यहाँ अच्छे से, जितनी बार कोई नंबर एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जितनी बार ग्राफ का जो हमारा एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। मतलब उतनी ही बार एक्स एक्सिस पे किसी का ग्राफ कट कर रहा है तो जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही जीरो होंगे। नहीं आई बात समझ में? जरा देखो एक बार फटाफट इस ग्राफ को, उसके बाद समझाता हूं। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करा उसके उतने ही जीरो होंगे एज अ ग्राफ, और जितनी उसकी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरो होंगे एज अ इक्वेशन, एज अ पॉलिनोमियल, एज अ एक्सप्रेशन, कुछ भी कहो। तो अगर इसके 2 डिग्री है तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। समझ में आ रहा है? इस पॉलिनोमियल के, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके कितनी बार जीरो आ सकता है, अगर एक्स की क्या क्या कितनी वैल्यू हो सकती है जिससे पूरा जीरो बन जाए। डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू, ग्राफ से जितनी बार एक्स एक्सिस पर कट कर रहा होगा उतनी। अब एक बात बताओ, ये यूं चला जाएगा, वो यूं चला जाएगा, कहीं एक बार और कट कर सकता है? कैसे ही करके नहीं कर सकता। ये यूं गया, बैक नहीं होगा, ये चला गया, तो 2 बार कट कर गया तो 2 जीरो एज अ ग्राफ, और ये एज अ इक्वेशन भी 2 जीरो। मेन बात जो बता रहा था वो ये, एक्स एक्सिस पे जितनी बार कोई कट करेगा उसके उतने जीरो होंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा कोई भी ग्राफ तो उसके उस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी। जाहिर सी बात है, y की कुछ नहीं वैल्यू है, y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, और जितनी बार x एक्सिस पे कट करेगा उसके उतने ही 0 होंगे, यानी उन वैल्यू पे y की वैल्यू 0 होगी। समझ में आया? अगर x एक्सिस पे कोई 3 बार कट कर रहा है तो उसके 3 जीरो हैं, 4 बार कट कर रहा है तो उसके 4 जीरो, यानी 4 वैल्यू है कि वो 4 बार, उन 4 वैल्यू होंगी, वो जो 4 बार कट कर रहा होगा कोई ग्राफ तो उसकी 4 वैल्यू होंगी जो एक्स, मिसाल के तौर पर जैसे ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे मैंने ये कह दिया 1 2 3 4, ये 4 बार कट करा इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब इसकी 4 वैल्यू हैं जिनसे वो पूरी इक्वेशन या पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? 4 वैल्यू है इसकी। ठीक, ये वाली बात क्लियर है? और क्वाड्रेटिक है तो भाई 2 होनी चाहिए और 2 ही हमारी है। तो ये ग्राफ समझ में आया किसका? ये है किसका ग्राफ? एक क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, इक्वल टू 0। इक्वेशंस देखो, ग्राफ निकालने के लिए मैंने इक्वेशंस बनाई थी, तो y की अलग अलग वैल्यू भी आती है, लेकिन 0 निकालने के लिए मैं जब y को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू -1 या x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और वो 2 बार कट कर रही है। ग्राफ बनाने के लिए, ये समझाने के लिए मैंने उसे इक्वेशन का रूप दिया। समझ में आ गया बात? क्वाड्रेटिक का मसला। ठीक, और एक बात और, y एक्सिस पे जहां कट करेगा, y एक्सिस पे जहां कट करेगा वो क्या बताएगा? उसका कांस्टेंट नंबर बताएगा। मतलब जहां पे x की वैल्यू 0 होगी, जहां x की वैल्यू 0 होगी वहां पे वो बता देगा कि ये एग्जाम्पल कहां पे, ये पॉइंट जहां पे x की वैल्यू 0 है तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे x की वैल्यू 0 होगी, और ये वो नंबर होगा इक्वेशंस का जो कांस्टेंट होगा। कितना है? -4। समझ में आया? x एक्सिस पे जहां कट करेगा वो जीरोस कहलाएंगे उस पॉलिनोमियल के, और जहां y एक्सिस पे जहां कट करेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का, यानी कि जिसकी डिग्री x की पावर 0 होगी, जिसकी डिग्री 0 है ना, सॉरी जिसकी पावर 0 होगी जिसके वेरिएबल की, वो नंबर कहलाएगा, यानी कि कांस्टेंट नंबर। तो x एक्सिस पे जहां कट करेगा वो जीरोस, y एक्सिस पे जहां कट करेगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट नंबर कहलाएगा।
समझ में आया? वाई एक्सिस पे कांस्टेंट नंबर कहला रहा है और भाई एक ही कांस्टेंट हो सकता है तो एक ही बार कट करेगा वाई एक्सिस पे हर ग्राफ। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ में आया? ये इसके लिए ही नहीं है, ग्राफ के लिए बात कह रहा हूँ, क्वालिटी के लिए नहीं। लीनियर इक्वेशन में भी जितनी बार एक्स, लीनियर में तो एक ही बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, मतलब एक ही वैल्यू होगी 0 की, और वाई एक्सिस को भी एक ही बार कट करेगा तो वो क्या होगा वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो उसका कांस्टेंट नंबर होगा। समझ में आ रहा है बात? एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो जीरोस, वाई एक्सिस पे कट करेगा वो क्या कहलाएंगे? वो उसका कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। और ये वाली बात हमने शायद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जानी थी, mx प्लस सी हमें बताता था कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेंगे, वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। ये ग्राफ से हमने समझाया, वहाँ इक्वेशन से समझाया था। ठीक है, याद हो शायद, कहाँ पढ़ाया था हमने? लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी। ठीक है, ये वाली बात के लिए ओके। क्वाड्रेटिक के बाद हम जरा क्यूबिक को डिस्कस कर लें तो मजा आएगा। ठीक है, अगर हम किससे डिस्कस करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं तो मजा आएगा। आज क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था? देखो ये हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस हमारा क्वाड्रेटिक तक ही समाप्त हो जाता है। क्यूबिक का सिर्फ वो रहता है जो हम जनरली देखेंगे अलजेब्रिकली, वो ग्राफिकली नहीं होगा इसमें, लेकिन हम ग्राफिकली भी बताएंगे। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जनरल फॉर्म। तो इसमें क्या हुआ कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, जैसे अपने यहाँ पे अल्फा बीटा थी, तो यहाँ पे 3 है, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 रूट होंगे, अल्फा माना, बीटा माना और एक माना गामा। अल्फा बीटा और गामा। तो अब क्या कह रहे हैं, जैसे वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो रहा था, इसी तरह यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। जैसे वहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होगा? सी अपॉन ए। वहाँ क्या आता है? अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए होगा। और अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा? माइनस का डी अपॉन ए होगा। सेम एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करा था, ऐसे हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, तो उनके तीनों जीरो को जब सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आ रहा होगा, यानी कि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन ए। और जब हम उनके जो 3 जीरो होंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीनों का सम करेंगे। मान लो किसी के 3 रूट है, 1 2 3 रूट है, तो जब हम अल्फा बीटा यानी 1 × 2 प्लस बीटा गामा 2 × 3 6 प्लस गामा अल्फा 3 × 1 3, जब इन तीनों को सम करेंगे तो वो क्या आएगा? सी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और जैसे यहाँ पे था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में क्या होगा? माइनस बी अपॉन, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 × 2 × 3 यानी 2 × 3 6, तो वो क्या होगा? माइनस डी अपॉन ए, कांस्टेंट माइनस के साथ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने क्वाड्रेटिक का किया था। ये वाली बात समझ में आ गई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन। अच्छा, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। अब देखो, अभी जैसे हमने कहा था लीनियर का ग्राफ होगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, और अगर क्वाड्रेटिक का होगा तो एक पैराबोला आएगा। तो अब हम ये बताते हैं क्यूबिक का जो होगा उसका ग्राफ का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होगा उसके ग्राफ का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक फिक्स शेप नहीं होगा। फिक्स शेप का मतलब क्या है? फिक्स शेप का मतलब क्या है बताओ? फिक्स शेप का मतलब कोई शेप फिक्स नहीं है, जैसे स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। तो क्यूबिक का जैसे हम ये भी कह सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं,
ये भी हो सकता है क्यूबिक का ये भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है, क्यूबिक का ये भी हो सकता है ग्राफ, कुछ भी ग्राफ हो सकता है क्यूबिक का। लेकिन एक बात होगी क्यूबिक में, भाई देखो क्यूब है तो 3 रूट होंगे, 3 रूट होने चाहिए, 3 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे पूरा 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन अब 3 तो होंगे, उसमें कम से कम एक तो रियल रूट होगा, यानी एक रूट तो रियल नंबर हमारा होगा जो एक्स एक्सिस पे कट करेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि एक तो होगा ही जो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जो इसका ग्राफ है। अब तुम कहोगे सर आपने बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो कट करेगा वो हमारा, जैसे मान लो मैंने ये बात कही है, मैंने ये कहा था कि एक्स एक्सिस पे जो कट करेगा वो बताता है कि ये वो पॉइंट है जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब एक्स एक्सिस पे यहाँ कट करा तो ये तो एक ही पॉइंट कट करा, इसका मतलब इसका एक ही 0 होगा नहीं, इस क्यूबिक है तो इसके होंगे तो 3 ही 0, लेकिन कम से कम एक तो रियल रूट होगा, तो जो रियल रूट होंगे वही हमारे एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, यानी कि वही हमारे एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे कौन, जो हमारे रियल रूट होंगे, यानी कि और क्यूबिक में कम से कम एक तो हमारा रियल रूट मिलेगा ही। क्यूबिक के रूट कैसे निकालते थे हमने बताया था, या 9th क्लास में पता ही होगा कैसे करते थे, याद है कि नहीं? एक पहला तो हिट एंड ट्रायल से, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे, फिर उसे स्प्लिट करके फिर 2 अलग लीनियर बन जाती थी, उससे हम लोग जीरोस निकालते थे। तो वही तरीका यहाँ लगना है, लेकिन तरीका क्या लगना है, पहले हमें ये जो पॉइंट है तो कम से कम हमें जब उसके जीरोस निकालेंगे एक तो रियल मिलेगा, यानी जो एक्स एक्सिस पे लाई कर जाए। अच्छा, अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक में भी मसला पड़ता है, मैं बता दूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक में भी ऐसा मसला पड़ता है। जैसे ये ग्राफ है तो कभी ऐसा होगा, ऐसा पैराबोला हो जाए, कभी ऐसा होगा यू पैराबोला हो जाए, और कभी ऐसे ही हो जाएगा। तो तीनों में फर्क क्या है मैं बताऊँ? तीनों में यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कट नहीं कर रहा है, और ये क्या है, ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करने का मतलब ये नहीं है कि इसका एक 0 है कि एक ही बार टच कर रहा है एक्सेस ना, इसके जीरोस तो 2 ही होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 ही जीरोस होंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। डी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, एक डी चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेंट, कि कभी कभी सेम ही रूट हो जाते हैं किसी क्वाड्रेटिक के, कभी अलग अलग होते हैं, कभी ऐसे होते हैं तो इमेजिनरी होते हैं। तो इमेजिनरी हैं तो इसका मतलब रियल तो है नहीं, और जब वो रियल नहीं होंगे तो एक्स एक्सिस पे लाई हमारे करेंगे नहीं, तो रूट तो 2 ही होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। और यहाँ पे रूट तो 2 ही हैं लेकिन सेम होंगे, एक पॉइंट पे टच कर रहा है और कट कर रहा है 2 बार, इसका मतलब 2 अलग अलग रूट है और रियल है। और भाई कभी ऐसा हो कि कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 रूट तो हैं लेकिन इमेजिनरी हैं, और इमेजिनरी रूट कभी हमारे एक्स एक्सिस पे यानी रियल नंबर होंगे नहीं, तो एक्स एक्सिस पे कट करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए और हमारे जो सिलेबस में होंगे जो ज़्यादातर ये मिल सकता है कि एक हो सेम हो या 2 अलग अलग हो, इमेजिनरी वाला अभी नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी बात पता हो तो बेहतर है कि अगर नहीं कट कर रहा है तो इमेजिनरी। ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कम से कम एक बार, यानी ऐसा भी हो सकता है कि टच ही ना करे एक्स एक्सिस को, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ही टच करे, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार कट करे। लेकिन अब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कट कर सकता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, रही बात क्यूबिक की, तो क्यूबिक भी क्या है, ऐसा भी हो सकता है, देखो ठीक, तो देखो, ओ सॉरी, हाँ देखो ये क्यूबिक का भी देखो 3 बार भी कट कर सकता है, 3 बार कट कर रहा है तो 3 बार भी कट कर सकता है, और 1 बार भी कट कर सकता है, कौन, क्यूबिक। अब क्यूबिक जो है कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, क्योंकि इसका कम से कम एक रूट तो रियल होगा ही। और क्वाड्रेटिक में ऐसा हो कि दोनों ही रियल ना हो, दोनों ही इमेजिनरी हो, लेकिन यहाँ चाहे इमेजिनरी हो या ना हो, लेकिन कम से कम एक तो यहाँ पे रियल नंबर, यानी कि एक तो रियल रूट होगा, रियल नंबर होगा जो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, कम से कम एक।
यानी ऐसा नहीं होगा कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट ही ना करे ना, एक बार तो कम से कम करेगा, लेकिन वहाँ ऐसा हो सकता है क्वाड्रेटिक में कि एक भी बार ना कट करे। अच्छा ये दो, एक कंडीशन ये हो कि सिर्फ 2 बार कट करे, ये तो वो बन गया, तो देखो 2 बार कट कैसे करेगा यार, हाँ ऐसे कर सकते हैं। हम ये माने मतलब कैसे भी करके यार ग्राफ बन के कम से कम 1 बार कट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कट करेगा, लेकिन वहाँ क्या है कम से कम करे ही ना क्वाड्रेटिक में, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, कम से कम 1 बार कट करेगा। और ये वाली बात समझ आ गई, ठीक, ये वाली बात ठीक है। तो इसके अल्फा प्लस बीटा गामा बिल्कुल किसकी तरह है, क्वाड्रेटिक की तरह यहाँ पे मसला पड़ेगा, क्वाड्रेटिक की तरह बिल्कुल सॉल्यूशन है। बस ये वाली बात पता होनी चाहिए कि कम से वो एज अ कंडीशन, तो 2 बार कट करेगा, वो एज अ कंडीशन अभी ग्राफ बन नहीं पाया सही से, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं थे। अगर हम कोई क्वेश्चंस करेंगे वहाँ अगर ऐसा आ रहा है कि 2 हमारे रियल रूट हैं और एक इमेजिनरी है, तो 2 बार तो 100% कट करेगा, 1 बार नहीं कट करेगा, तो उसका ग्राफ ऐसे ही आएगा। लेकिन समझ ये लो कि कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कट कर सकता है एक्स एक्सिस पे। समझ में आया क्यूबिक का? ठीक, लेकिन मेन बात क्यूबिक में वही याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। देखो किसी के अब वही तरह में कांस्टेंट वाई एक्सिस पे ये सारी बातें बता दी, ओके। अब ठीक, एक हमने वो भी पढ़ा था शायद, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था ना शायद, यूक्लिड डिवीजन लेमा 9th में, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r की फॉर्म में पढ़ा था। तो अब पॉलिनोमियल की फॉर्म में क्या हो जाएगा कि वो पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा जिससे डिवाइड हो रहा है इनटू क्वोशिएंट, और भाई पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो क्वोशिएंट भी पॉलिनोमियल होगा और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल होगा rx, यानी x का मतलब वेरिएबल है, तो ये उसकी फॉर्म है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की पॉलिनोमियल में फॉर्म है px इज इक्वल टू gx इनटू rx, ठीक है। अब वो हमें सब पता ही है कि जो r होगा वो क्या होना चाहिए, r जो होना चाहिए देखो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी यहाँ पे g से छोटा, r जो है ना हमारा यहाँ पे g से छोटा होना चाहिए, वही कंडीशन है सारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये वाली बात भी हमें पता है, ठीक। ठीक, अच्छा अगर हम ये कह दें, अगर हम एक बात फिर से रिमाइंड कर लो जो हमने 9th में फैक्टर पढ़ा था, अगर मैं ये कह दूँ कोई पॉलिनोमियल है वो gx से पूरा डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ उस पॉलिनोमियल का, यानी px। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर ये कह दूँ आपसे कि px कोई पॉलिनोमियल है वो इज इक्वल टू gx इंटू qx, बस इतना ही है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया gx से डिवाइड करने पर px को, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर? ओके। अब थोड़ा एक चीज़ बता दूँगा यार, अब मैं चाह रहा हूँ बताओ दूँ नहीं बताओ, क्लास में मत बोलना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, चलो ठीक है तुम लोगों को चुपचाप से। क्यूबिक तक तो पता है ना, क्यूबिक के ग्राफ से जो आगे बताया ना क्यूबिक का ग्राफ, वो सब तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा में पता होगा, छुपा के रखना नॉलेज को, ठीक है। अच्छे से क्लियर तुम्हारा 11th 12th में हो ही जाएगा, क्यूबिक में समझ में आया था। अच्छा एक मैं बता दूँ 4 डिग्री वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात छुपा के रखना, बाइक्वाड्रेटिक वाली। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है 4 डिग्री है तो 4 रूट होंगे, तो अब भैया देखो 4 रूट होंगे, तुम कहोगे कि इसका ग्राफ, पहले तो उसका वही देख लेते हैं अल्फा बीटा में, तो इसके 4 रूट होंगे। 4 रूट मान लो कौन कौन से, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गैमा मान लो, और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान लो, ठीक है। 4 रूट मैंने मान लिए। तो देखो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा और डेल्टा क्या होगा, -b/a होगा, और अल्फा ABCD एक रहेगा शायद, हाँ dx प्लस c, ये होगी जनरल फॉर्म। अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा, प्लस, देखो एक बार ऐसे होता है, मैं बता दूँ एक तरीके पर बताऊँ, अल्फा प्लस बीटा तो शुरुआत में जब प्लस करेंगे तो -b/a, फिर c/a, फिर -d/a, फिर e/a,
मतलब एक बार माइनस का चलता है, एक बार देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था, चाहे अल्फा प्लस बीटा था तो माइनस बी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा सी अपॉन ए हो गया था। ऐसी क्यूबिक में आओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, माइनस बी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या था, सी अपॉन ए, फिर अल्फा बीटा गामा क्या था, माइनस जी अपॉन ए। तो एक बार प्लस चलता है, एक बार माइनस। तो देखो माइनस चल गया, फिर बीच में प्लस चलेगा यानी माइनस बी अपॉन ए, प्लस माइनस चल गया, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी प्लस ही आना है। तो अल्फा बीटा गामा अल्फा क्या होता है, ई अपॉन ए, यानी कांस्टेंट अपॉन ए। तो इसके ये दो ही निकले यार, इसके ज़्यादा नहीं हो पाई डिस्कवरी, दो ही तक हो पाई है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई अपॉन ए। ये तो इसका वो है क्या, जो ग्राफिकली हम रूट बता देते, यानी इसके जीरोस का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, और जो इन सब का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। ये वाली बात के लिए। अच्छा, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, तो ग्राफ इसका जान दो, नो स्टैंडर्ड शेप, कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। मेन जो चीज़ थी वो थी ग्राफ, एक्स एक्सिस पे कट करने वाले जीरोज होंगे, वाई एक्सिस पे कट करने वाला कांस्टेंट कहलाएगा, चाहे कोई सा ग्राफ सही। ओके, और क्वाड्रेटिक में दो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो वो क्या, क्यों नहीं होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, वो हमारा अगला चैप्टर जो 10th में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वहाँ के लिए हो जाएगा। अभी बस ये याद रखो कि दो जीरोज होंगे ज़रूर 100%, लेकिन हो सकता है रियल ना हो सकता है सेम हो, वो कैसे, वो सब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इसे पढ़ो, समझो और पूछो, ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस लगाओ। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चंस लगाने लग गया तो ये टाइम देखो कितने देर की वीडियो है और कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर तो क्वेश्चंस खुद लगाओ, नहीं आया तो पूछो, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। आई विल डिस्कस ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छे से हो पाए तो पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, नहीं आए तो पूछो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।